प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि नाम से आपको पता है, काइनेटिक्स या बलगतिकी जो होती है वो स्पीड को नापने के लिए होती है। किसी चीज का वेग कितना है, अपक्रिया की दर कितनी है, इसको हम नापते हैं। तो अब अपक्रिया की दर को समझने के लिए या रासायनिक बलगतिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला है, जैसे ही एक अपक्रिया है A+B गिव्स आउट C+D, तो इस अपक्रिया के संपन्न होने में आप देखते होंगे बहुत सारी अपक्रियाएं बहुत तेज गति से होती हैं, बड़े जल्दी से संपन्न हो जाती हैं। कुछ अपक्रियाएं बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं और कुछ बहुत ही मंद गति से संपन्न होती हैं, जिसमें कई महीने लग सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना। या आयनिक अपक्रियाएं हैं, जैसे लैब में आप टेस्ट करोगे या आपने किया भी है ग्रुप एनालिसिस में, वहां पे तुरंत ही अवक्षेप बन जाते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं आयनिक अपक्रियाएं होती हैं, वे बहुत तेज गति से चलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ अपक्रियाएं बहुत ही मंद गति से होती हैं, कुछ अपक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं, कुछ अपक्रियाएं मध्यम गति से होती हैं। हम इसी का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में करेंगे। दूसरा ये भी देखेंगे, किसी भी रासायनिक अपक्रिया की जो दर होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है। जैसे ताप है, दाब है, सांद्रक है, उत्प्रेरक हैं। तो बहुत से ऐसे कारक हैं जो रासायनिक अपक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कारकों का भी अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी में करते हैं। तो अगर हम सामान्य रूप से रासायनिक बलगतिकी को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अपक्रिया की दर तथा रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। बच्चों, रासायनिक अपक्रियाओं में बहुत सारी अपक्रियाएं एक चरण में होती हैं, बहुत सारी अपक्रियाएं कई चरण में होती हैं। तो इन सब अपक्रियाओं की क्रिया विधि, यानी एक चरण में हो रही है या कई चरण में अपक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, इन सब का भी अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी में करते हैं। लेकिन हमें सामान्य रूप से सामान्य रासायनिक अपक्रिया की रासायनिक अपक्रिया दर को पढ़ना है। हमें कॉम्प्लेक्स यानी कई पदों में संपन्न होने वाली अपक्रियाओं की अपक्रिया दर नहीं पढ़नी है, अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो हम इसको अब देखेंगे रासायनिक बलगतिकी है क्या। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं अभिक्रिया दर क्या होती है। अभिक्रिया दर, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, या अभिक्रिया वेग भी इसको कहा जा सकता है। बच्चों, आप जानते हैं कि रासायनिक अपक्रिया जैसे ही शुरू होती है, समय के साथ साथ जो अभिकारक हैं इनकी मात्रा प्रारंभ में घटती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। तो इनकी मात्राओं में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, यूनिट समय में, एकांक समय में जो परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, इनकी मात्रा में होता है, उसे हम अपक्रिया का वेग कहते हैं। मात्रा को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है सांद्रता, इसलिए आप सांद्रता पढ़ भी चुके हैं। तो हम लोग अपक्रिया दर में सांद्रता का ही प्रयोग मात्रा के लिए करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अपक्रिया की दर अगर हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करें तो r इक्वल टू हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अपान कुल समय, कुल लगा हुआ समय। बच्चों, अगर हम अभिकारक को देखें, इसकी सांद्रता घटती है
उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कारकों की सांद्रता में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक होता है। इसलिए जब हम इनके सांद्र परिवर्तन को लेते हैं तो अल्कारकों के लिए ऋणात्मक और उत्पाद के लिए धनात्मक लिया जाएगा। अर्थात हम कर सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर अल्कारक को हम R से और उत्पाद को P से प्रकट करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टोटल टाइम मान लीजिए डेल्टा T, या इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T से। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि यहां पर हमने माइनस साइन क्यों लिया। तो आपने देखा कि अल्कारकों की सांद्रता में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। अगर डेल्टा ऋणात्मक है तो मान R का ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर माइनस साइन लगा लेते हैं कि इसका ऋणात्मक मान इस ऋणात्मक मान से जब मल्टीप्लाई होगा तो यह मान भी धनात्मक हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अपक्रिया की दर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो अपक्रिया की दर को धनात्मक बनाने के लिए अल्कारकों के रूप में जब हम अपक्रिया दर को रखेंगे, प्रकट करेंगे, यहां पर माइनस सिंबल लिया जाता है। अब इस अपक्रिया में अगर हम लोग देखें तो A और B अल्कारक है, तो हम कह सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। अगर हम A के संदर्भ में लें, B के संदर्भ में लें तो यही अपक्रिया दर हो जाएगी माइनस डेल्टा B यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। अगर C के संदर्भ में लेंगे तो हो जाएगा डेल्टा C, चूंकि उत्पाद है यहां पर माइनस सिंबल नहीं लगना है, डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। उत्पाद के रूप में धनात्मक और कारकों के रूप में ऋणात्मक रूप से हम इसको लिखते हैं। एक चीज यहां ध्यान देने वाली ये है कि यहां पर ये डेल्टा A अपॉन डेल्टा T A के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। B के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो यह B के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को व्यक्त कर रहा है। C के रूप में C के सांद्रण में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है और D के सांद्रण में परिवर्तन की दर को व्यक्त कर रहा है। यहां पर इस अभिक्रिया में सबके अणुओं की संख्या समान है, इसलिए इन परिवर्तनों के दर भी समान है और अभिक्रिया वेग भी इनके समान है। लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। बहुत बार ऐसा होगा कि हम जो रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं उसमें अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगर ऐसी स्थिति आई तो हर पदार्थ के विघटित होने यानी प्रयुक्त होने या उत्पाद के बनने की दर हमेशा हर उत्पाद के बनने की दर समान नहीं होगी। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण इसके लिए लेते हैं। मान लीजिए AA है प्लस BB है, गिव्स आउट CC प्लस D। यहां पर A का जब एक अणु प्रयुक्त होगा तो B का B अणु प्रयुक्त होगा, C का C और D का D, यानी इनके प्रयुक्त होने वाले अणुओं की संख्या अलग अलग है। तो अगर ये अलग दर से अणुओं की संख्या अलग अलग प्रयुक्त होगी तो इनके प्रयुक्त होने की दर भी क्या होगी, वो अलग होगी। यानी हम ये कह सकते हैं A के प्रयुक्त होने की दर ये हो जाएगा माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। इसी तरह से B के प्रयुक्त होने की दर हो जाएगा माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। A और B और हमें कह सकते हैं इन दोनों के मान समान नहीं, क्योंकि इसका A अणु जब प्रयुक्त होगा तो इसका B अणु प्रयुक्त होगा, दोनों के मान समान नहीं होंगे। इसी तरह से जब हम उत्पाद के रूप में इनको लेंगे, उत्पाद के रूप में भी इनके मान सदैव समान नहीं होते हैं।
जैसे हम आगे लेते हैं, देखते हैं इसको। बच्चों देखो, जैसे हम अगर C के बनने की दर देखें तो क्या हो जाएगा? C के बनने की दर हो जाएगा प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T बराबर डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। ये दोनों सारे, और यहां पर D के बनने की दर हो जाएगी डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। यहां पर ये दोनों मान समान नहीं होंगे क्योंकि इनके अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है, अर्थात हर प्रयुक्त अभिकारक और हर उत्पाद के सांद्र परिवर्तन की दर भिन्न भिन्न है। अगर इनके रूप में हम अभिक्रिया की दर को रिप्रेजेंट करेंगे तो अभिक्रिया की दर भी भिन्न भिन्न आएगी। ए के रूप में हम लिखेंगे कुछ और आएगा, बी के रूप में लिखेंगे तो इसका मान कुछ और आएगा, क्योंकि अणुओं की संख्या में अंतर है। इसी तरह से सी और डी के रूप में लिखेंगे तो भी इनके मानों में परिवर्तन आएगा, अंतर आएगा। तो हम अभिक्रिया को इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पे हमेशा अभिक्रिया को यह मान के लिखा जाता है कि अगर किसी अभिकारक का एकांक अणु प्रयुक्त होता तो जो वेग होता, या उत्पाद का एकांक अणु अगर प्रयुक्त हो रहा होता तब जो वेग होता, उसी के रूप में हम अभिक्रिया दर को व्यक्त करेंगे। यानी अभिक्रिया दर अगर हम देखें, अभिक्रिया दर अगर इसको हम ए के संदर्भ में व्यक्त करें, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी के रूप में व्यक्त करेंगे, हमें यह मानना होगा कि ए का अगर ए अणु होता, ए अणु पर इतना है, ए अणु पे कितना होता 1 अपॉन ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अभिक्रिया की दर R बराबर हो जाएगा -1 अपॉन ए इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा। इसी तरह से B के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, तो हो जाएगा -1 अपॉन बी डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, और इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन C डेल्टा C अपॉन डेल्टा T बराबर हो जाएगा 1 अपॉन D डेल्टा D अपॉन डेल्टा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया दर जो होती है उसे किसी भी अभिकारक या उत्पाद के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन हमेशा यह मान करके कि उसका एक अणु अगर प्रयुक्त होता तो अगर यहाँ पर जो गुणांक है स्टोइकियोमेट्रिक, पिछले बार आपने पढ़ा था, इन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से इनकी जो प्रयुक्त होने की दर या बनने की दर होती है उसको विभाजित कर देते हैं। जैसे ए के प्रयुक्त होने की दर क्या है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, लेकिन अभिक्रिया की दर क्या है 1 अपॉन ए इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से अभिक्रिया दर और किसी भी अभिकारक के प्रयुक्त होने की दर भिन्न भिन्न होगी ऐसी स्थिति में, और इनमें जो संबंध होगा इससे हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से बी की प्रयुक्त होने की दर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी है, लेकिन अभिक्रिया दर को जब इसके रूप में व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन बी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से सी और डी के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम अगर एक सीधा सा एग्जांपल ले लें, N2 plus 3H2 gives out 2NH3। इसमें अभिक्रिया की दर को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि देखिए पूरा हम डिटेल में इसको अगर देखें, N2 के प्रयुक्त होने की दर क्या होगी, प्रयुक्त होने की दर ये हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम नहीं लेते हैं। इसी तरह से H2 के प्रयुक्त होने की दर क्या हो जाएगी माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और NH3 प्राप्त होने या बनने की दर को अगर हम देखें तो इसको लिखेंगे प्लस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T।
तो जब आपको N2S2 या NH3 के सांद्रण परिवर्तन की दर पूछी जाए, आप कोफिशिएंट्स को छोड़ देंगे, उनसे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभिक्रिया दर को देखें, अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन R, तब अगर इसको हम प्रेजेंट करेंगे तो N2 के परिवर्तन की दर चूंकि गुणांक 1 है तो इसके समान ही होगा, क्योंकि एक ही अणु प्रयुक्त हो रहा है, तो हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू H2 के 3 अणु प्रयुक्त हो रहे हैं, 3 मोल प्रयुक्त हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH3 के 2 अणु हैं और एक उत्पाद है तो प्लस के रूप में होगा, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो बच्चों इस तरह से हम अभिक्रिया की दर को प्रकट कर सकते हैं, कारकों के निर्माण की दर और उत्पाद के कारकों के प्रयुक्त होने की दर और उत्पाद के प्राप्त होने या निर्माण की दर को अलग रूप से व्यक्त करते हैं, और अभिक्रिया की दर को अलग व्यंजक से हम व्यक्त करते हैं। यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इस पर भी बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बहुत आसान से होते हैं, कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्रयुक्त होने या प्राप्त होने की दर पूछी गई है या ओवरऑल अभिक्रिया की दर पूछी गई है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है और तत्क्षणिक वेग क्या होता है। दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक है अभिक्रिया का औसत वेग और दूसरा है अभिक्रिया का तत्क्षणिक वेग। तो हम इसको देखेंगे, इस पर आप लोग न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करिए, प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, बहुत आसान से न्यूमेरिकल इसके हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। अब हम देख लेते हैं अभिक्रिया की औसत दर तत्क्षणिक दर। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमें देखना है। इसको बहुत आसान है समझना। जैसे आप एक एग्जांपल सिंपल सा ले लीजिए, ए प्लस, एक ही एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल सा, अगर हम ले लें, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक्स ए है और ये जुड़ करके आपस में मिल करके बना लेता है ए एक्स। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं जो ए करोड़ है। तो यहां पर एक जब प्रयुक्त होगा, अगर ए यहां पर प्रयुक्त होगा तो समय के साथ सपोज करिए इसका हमने 100 मोल लिया, 100 मोल पर लीटर है, सॉरी 10 मोल ले लेते हैं, बहुत ज्यादा 10 मोल पर लीटर हमने लिया। अब जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, कारकों का सांद्रण क्या होगा, घटेगा। कुछ देर बाद मान लो T1 पर, ये T0 पर 10 था, T1 टाइम जब हमने देखा तो 10 के बजाय केवल 8 मोल पर लीटर रह गया। फिर हम T2 पर देखते हैं तो ये 6 मोल पर लीटर हो गया, और T3 पर देखते हैं तो केवल 4 मोल पर लीटर है। अब समय के साथ इसका सांद्रण घटेगा, और यह देखा गया है कि किसी अभिक्रिया की दर जो होती है वो सांद्रता पर भी निर्भर करती है। इसका मतलब सांद्रण परिवर्तन के साथ साथ अभिक्रिया की दर भी घटती चली जाएगी। T0 पर जो अभिक्रिया की दर होगी वो T1 पर नहीं होगी, T1 पर जो अभिक्रिया की दर होगी वो T2 पर नहीं होगी, T2 पर जो अभिक्रिया की दर होगी वो T3 पर नहीं होगी। अभिक्रिया की दर निरंतर प्रायः घटती चली जाएगी। यहां से यहां तक मान लीजिए जो समय लगा है वो डेल्टा T है, और यहां से यहां तक जो सांद्रण में परिवर्तन हुआ है वह क्या है, 10-4 यानी 6 मोल पर लीटर। तो 6 मोल का पर लीटर का समय परिवर्तन कितने समय में हुआ है, डेल्टा T में।
तो अगर हम डेल्टा टी समय को नाप लेते हैं और यहां पर परिवर्तन को नापते हैं, हम यहां पर जो अभिक्रिया वेग निकालेंगे उसे आर एवरेज यानी औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। और ये बराबर क्या हुआ, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी यानी -6 अपॉन डेल्टा टी मोल पर लीटर। ये औसत वेग है। लेकिन जैसा कि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि T0 पर वेग कुछ और होगा, T1 पर वेग कुछ और होगा, T2 पर वेग कुछ और होगा, T3 पर वेग कुछ और होगा। ये जो वेग हैं T0 से T3 तक, इनको हम कैसे निकालेंगे, इसे समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि किसी समय विशेष पर जो समय अभिक्रिया का वेग होता है उसे RINST से हम लिखते हैं। इसका मतलब होता है तत्क्षणिक वेग। तत्क्षणिक का मतलब किसी समय विशेष पर तत्क्षण, उसी क्षण जब हम अभिक्रिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या तत्क्षणिक दर कहते हैं। और आर इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो बेटा इसको सामान्य रूप से प्रैक्टिकली मेजर करना संभव नहीं है, क्योंकि आर इंस्टेंटेनियस में हम मानते हैं कि डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 है। यानी समय जैसे ही देखते हैं समय को उसी क्षण हम नापते हैं तो समय परिवर्तन होगा ही नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली 0। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है, तो कोई बहुत ही सूक्ष्म समय हम ले लें तो आप जानते हो कि इसको डिफरेंशिएशन में स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इंस्टेंटेनियस को अगर हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रैक्टिकली मेजर करना संभव नहीं है। तब हम इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर करने के लिए दो ही तरीके हैं। या तो हम इस सामान्य अभिक्रियाओं का इंटीग्रेशन या समाकलन करेंगे जिसे हम आगे सीखेंगे। दूसरा है हम ग्राफिकली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे करेंगे, मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ पर यहां पर समय ले लेते हैं और यहां पर सांद्रण ले लेते हैं। आप देखिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा सांद्रण क्या होगा, घटेगा। मान लीजिए कि किसी भी अभिकारक का जो सांद्रण है वो इस गति से परिवर्तित हो रहा है। एक सीधा इसका हमने ग्राफ बनाया। अब ग्राफ सीधी रेखा भी हो सकती है या क्रिया के प्रकृति पर निर्भर करता है या कोई कर्व हो सकता है। मैं मान लेता हूं अगर एक परिवर्तन हो रहा है, वो क्या है, एक ग्राफ के रूप में हमें मिला, कर्व के रूप में। तो किसी भी समय हम अगर देखेंगे ग्राफ कहां से कहां तक बना है, T0 से, यहां पर T0 है सॉरी यहां, और यहां T0 से लेकर के इसको हम मान लीजिए T तक बनाते हैं। तो यहां का जो समय का डिफरेंस है ये कितना है, डेल्टा T है। तो डेल्टा T के बीच में किसी भी समय पर, मान लीजिए हमने T1 समय यहां पे लिया, हमें पता करना है T1 पर अभिक्रिया का दर क्या होगी। ये जो ग्राफ हमने बनाया था इसमें T1 पर इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे लंबवत, और जहां पर इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा यहीं पर एक टेंजेंशियल यानी आसपास रेखा खींच देंगे। और इस स्पर्श रेखा को जब हम खींचेंगे यहां पर, तो इस स्पर्श रेखा पर एक लंब हम डाल देते हैं इसके बेस पर और इसको हम बढ़ा देंगे यहां तक। ये एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ। अगर ये एंगल थीटा है, यहां पर भी कभी कभी इसको आप बुक में देखेंगे ऐसे भी कर दिया गया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे। तो चाहे आप बेस पर ले जाइए चाहे बीच में इंटरसेक्ट करिए, हर जगह इसकी स्थिति वही होगी और हमेशा tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, सांद्रण बटे लंब बटे आधार। तो देखिए लंब पर सांद्रण है, सांद्रण अपान समय, तो हम देखते हैं कि जो tan थीटा की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस होगा। यानी अगर इसको माने ए बी और सी, तो tan थीटा आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। इस तरह से हम लोग
तत्क्षणिक वेग की गणना कर लेंगे। आज अभी फर्स्ट क्लास में आपको इतना ही मैं बताता हूं कि अभिक्रिया दर क्या है, इसको समझिए। अभिक्रिया दर को निकालते कैसे हैं, व्यक्त कैसे करते हैं, औसत अभिक्रिया वेग क्या है और तत्क्षणिक वेग क्या है, कल आगे हम लोग इससे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।